पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क का सिपा सालार बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपा सालार ने लूट मार मचा के अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सिपा सालार ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफी अरसा बादशाहत के मजे लूटने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक होता था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। ये सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम भल्लू था वो आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर, आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी ना लूं। सिपा सालार बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेस में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशरफियां ठूंस कर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशरफियां गिरने लगीं। खनखनाती आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर चहमगोइयां करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशरफियां निकल रही हैं और वो भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा कि ये क्या माजरा है। भल्लू ने कहा, ये एक अजीबो गरीब गधा है। मैं जब भी उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशरफियां निकलती हैं। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहां मैं अशरफियां रख सकूं, इसीलिए मैं इससे बहुत तंग हूं और उसे बेचने के लिए बाजार ले आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा ताजिर उसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशरफियां तो गिरती देख ली थी और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सब ने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े ताजिर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजिर ने गधे को 10,000 सोने की अशरफियां देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशरफियां ताजिर से और जमीन पर पड़ी अशरफियां उठाई और घर चला आया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए इसके पीछे पीछे इसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों, चलो अब गधे के मुंह से अशरफियां निकालते हैं। चुनाचे गधे का मालिक और बाकी लोग उदास शक्लें बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशरफियां ना निकली तो वो सचमुच के परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशरफियां देने के बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अक्लमंद शख्स वहां से गुजरा। इसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा कि क्या माजरा है। लोगों ने जो गुजरा था वो बयान कर दिया। इस अक्लमंद आदमी ने ताजिर को बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वो लुटेरा भाग जाए, फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटा कर भल्लू को आवाज दी तो अंदर से इसकी बीवी ने कहा, जी भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतजार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। ये वहां जाकर अपने मालिक को आप लोगों के मुतल्लिक बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। लोग ये बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में ये भल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वो अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकलेंगे तो लोग इसके घर की तरफ आएंगे, इसलिए इसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। चुनाचे भल्लू की बीवी ने कुत्ते को आजाद किया जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांग कर कुत्ते की सिमत में भागा। कुछ ही देर में इसने कुत्ते को पकड़ लिया और इसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। वो सब लोग ये बात भूल गए कि वो वहां क्यों आए हैं और कुत्ते के मुतल्लिक चहमगोइयां करने लगे कि ये कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। उन्होंने भल्लू सौदागर से पूछा कि जरा बताओ तो ये कुत्ता कितने का है। भल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया कि ये कुत्ता मैं किसी सूरत नहीं बेचूंगा, मगर बाद में उन्हीं लोगों में मौजूद एक और ताजिर ने जब 10,000 अशरफियां निकाली तो भल्लू मान गया। वो ताजिर कुत्ते को लेके अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग इसके पीछे पीछे चल पड़े।
یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لاتا ہے۔ جس تاجر نے یہ کتا خریدا تھا اس کا ایک غلام بھی تھا جو اپنے مالک سے بڑا ہی تنگ تھا اور ہمیشہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ کب موقع ملے اور بھاگ جاؤں۔ تاجر گھر پہنچا تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم ذرا ساتھ والی بستی میں جاؤ اور وہاں سے چاول کے دام پوچھ کر آؤ۔ غلام خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی غلام گھر سے نکلا تاجر نے کتے کو پیچھے سے بھیج دیا۔ غلام موقع ملتے ہی بھاگ کھڑا ہوا اور کتا بھی کہیں دور نکل گیا۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگ سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ ہو گیا ہے۔ شدید غصے کے عالم میں لوگ ایک بار پھر بھلو کے گھر پہنچ گئے۔ زور زور سے جب دروازہ بجنے کی آواز آئی تو بھلو سوداگر ایک بار پھر گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر سے باہر کود گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک پرانا اور بوسیدہ سا بین دیوار پر لٹکا دیا اور اپنی بیوی کے کان میں کچھ خسر پھسر کی اور جیب میں سے لال رنگ کی ایک پڑیا نکال کر بیوی کو دی اور کہا کہ اسے کپڑوں میں چھپا لے۔ بھلو کی بیوی نے دروازہ کھولا اور لوگوں سے کہا کہ اس کا شوہر ساتھ والی بستی میں کسی کام سے گیا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا اس بار وہ اس لٹیرے کے گھر بیٹھ کر انتظار کریں گے، اور اس طرح وہ دونوں تاجر جن کو لوٹا گیا تھا ان سمیت بستی کے باقی لوگ بھی بھلو کے گھر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بھلو سوداگر گھر میں داخل ہوا اور ایک نئے منصوبے کے تحت لوگوں کی عزت و تکریم کرتے ہوئے جھک جھک کر آداب عرض کرنے لگا اور بیوی سے پوچھا کہ میرے خاص مہمانوں کی عزت و تکریم میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ میرے ان مہمانوں کو کچھ کھانے کو بھی دیا کہ نہیں؟ بھلو کی ان چکنی چپڑی باتوں کو سن کر لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے اور سوچنے لگے کہ جسے ہم لٹیرا اور دھوکے باز سمجھ رہے تھے وہ تو اصل میں بہت ہی نیک اور اچھا انسان ہے۔ بھلو کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا ان فضول اور بیکار لوگوں کو کون مہمان بناتا ہے؟ میں تو انہیں پانی تک بھی نہ پوچھوں اور تم کھانے کی بات کر رہے ہو۔ یہ سن کر بھلو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور جیب میں سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ خون کا ایک فوارہ نکلا اور بھلو کی بیوی وہیں گر کر مر گئی۔ یہ دیکھ کر وہاں بیٹھے لوگ بھلو پر لان تان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے اتنی سی بات پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ بھلو سوداگر نے کہا آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ تو ہمارا روز کا معمول ہے۔ میں اکثر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہوں اور دوبارہ اس بین کی مدد سے اسے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ اس نے دیوار پر لٹکے ہوئے بوسیدہ بین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد بھلو نے وہ بین اتارا اور سپیروں کی طرح اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر اسے بجانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھلو کی بیوی جو خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ تم نے مجھے ایک بار پھر قتل کر دیا۔ سب لوگ یہ تماشا دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایک بار وہ پھر بھول گئے کہ وہ وہاں کیوں آئے ہیں۔ دراصل بھلو سوداگر نے ایک اور منصوبہ بنایا تھا۔ اس نے جو لال رنگ کی پڑیا اپنی بیوی کو دی تھی وہ اس کی بیوی نے پہلے سے ہی اپنے کپڑوں میں چھپا دی تھی۔ بھلو کے پاس ایک خنجر تھا جس کے اندر سپرنگ لگا ہوا تھا اور وار کرنے کی صورت میں خنجر کا پھل دستے کے اندر چلا جاتا تھا۔ یوں جس پر اس خنجر سے وار کیا جاتا تھا اس سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، اور حقیقت میں بھلو کی بیوی مری نہیں، بلکہ جیسے ہی بھلو نے اپنی بیوی پر وار کیا تھا اس نے اس سرخ رنگ کی تھیلی کو پھوڑ دیا جسے لوگ خون سمجھ بیٹھے۔ اتنے میں لوگ اس بین کے بارے میں بھلو سے پوچھنے لگے۔ بھلو سوداگر نے کہا کہ یہ بین میرے دادا کی میراث ہے، میں کسی قیمت پر اسے فروخت نہیں کروں گا۔ ایک اور تاجر آگے بڑھا اور 10,000 اشرفیاں دے کر بھلو سے وہ بین خرید لیا۔ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس تاجر نے وہ بین خریدا تھا وہ اپنی بیوی سے بہت ہی تنگ تھا کیونکہ اس کی بیوی آئے دن اس سے جھگڑا کرتی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج اگر میری بیوی نے جھگڑا کیا تو اسے مار دوں گا اور اگلے دن دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ جیسے ہی تاجر گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے حسب معمول جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تاجر نے جیب سے خنجر نکالا اور اپنی بیوی کے پیٹ میں گھسیڑ دیا۔ تاجر کی بیوی وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔ صبح اٹھ کر تاجر نے سوچا کہ چلو اب بیوی کو زندہ کیا جائے۔ اس نے بین لیا اور بیوی کے پاس بیٹھ کر اسے بجانے لگا، مگر بیوی زندہ نہ ہوئی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ بین بجاتے بجاتے تھک گیا مگر بیوی نہ اٹھی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوفی کر بیٹھا ہے۔ وہ منہ لٹکائے گھر سے باہر نکلا تو لوگ اس کی طرف بڑھے۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر بین نے کیا کمال دکھایا۔ اس نے لوگوں کے اصرار کرنے پر رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا بتا دیا اور کہا کہ اس لٹیرے کی وجہ سے میری بیوی مر گئی۔ اس بار لوگ غصے کی انتہا میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس بار کچھ بھی دیکھے سنے بنا
इस लुटेरे भल्लू को एक बोरी में बंद करके समुंदर में फेंक देना है। सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर सब लोग इकट्ठे होकर बल्लू सौदागर के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका न दिया। लोगों ने इसके हाथ पांव बांधकर बड़ी सी बोरी में डाला और समुंदर की तरफ चल पड़े। समुंदर वहां से काफी दूर था। वो सब लोग बारी बारी बोरी में बंद भल्लू को उठा उठा कर थक गए। अभी समुंदर कुछ फासले पे ही था कि उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। चुनाचे एक दरख्त के नीचे सब आराम करने के लिए लेट गए। थकन की वजह से कुछ ही देर में सब लोग नींद की आगोश में चले गए। बोरी में बंद भल्लू ने भूख और प्यास से बदहाल होकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उनमें से कोई भी ना जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। इसने देखा कि लोगों का एक जम्मे गफीर गफलत की नींद सो रहा है और इसके पास मौजूद बोरी में बंद कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ दिया और बोरी खोलकर भल्लू सौदागर को पानी पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो और ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुम इस बोरी में क्यों बंद हो। भल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जितने भी लोग सो रहे हैं ये मेरे खानदान के लोग हैं और मेरी शादी जबरदस्ती समुंदर पार शहजादी से करवाना चाहते हैं, मगर मुझे मालो दौलत की जरा भी लालच नहीं। मैं अपने चचा की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुंदर पार इस शहजादी से करना चाहते हैं। चरवाहा भल्लू की बातें सुनकर मुतासिर हो गया और पूछने लगा कि बताओ कि क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। भल्लू सौदागर झट से बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के पास ये बोरी पहुंचेगी तो इसकी शादी तुमसे हो जाएगी और तुम अकेले इस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और झट से छलांग लगाकर बोरी में जा बैठा। भल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया, चरवाहे की तमाम भेड़ें लीं और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वो लोग नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समंदर में फेंक दिया और घरों को वापस लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। वो लोग भल्लू के घर गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समंदर के हवाले कर दिया था। वो अपनी बीवी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहा था। उन्होंने भल्लू से पूछा कि हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, बल्कि अपने साथ 100 भेड़ें भी ले आए हो। आखिर ये माजरा क्या है। भल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुंदर में फेंका तो एक जल परी ने मुझे बचा लिया। वो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समुंदर के नीचे महल में ले गई। इसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब इस जल परी ने मुझे वापस आने की इजाज़त दे दी और मुझे 100 भेड़ें तोहफे में दे दी। जाते हुए इसने मुझसे ये कहा कि जो कोई भी यहाँ जल परियों से शादी करना चाहता है और यहाँ जिंदगी बसर करना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बंद करके ले आना। यकीन मानो, जो भी हमसे शादी करेगा और यहाँ जिंदगी बसर करेगा, इसकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। भल्लू ने कहा कि तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अफराद भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि कल हम सब लोग बस्ती के हर फर्द को जाने पर राजी कर लेंगे। भल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समुंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले रोज सबने ऐसा ही किया। भल्लू सौदागर ने तमाम बस्ती वालों को बोरी में बंद किया और अपनी बीवी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया। वो दोनों बारी बारी बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक छकड़ा निकाला और सारा लूटा हुआ सामान छकड़े में डालकर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया और सीधा सिपा सालार बादशाह के पास पहुंचा। सिपा सालार बादशाह भल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर भल्लू लुटेरे जैसा शख्स जानशीन मुकर्रर हो गया।